तो आज़ाद ने जिस तेज़ी के साथ में सफलता को अर्जित किया है, 4-5 साल की संघर्ष के बाद जिस तरह उनको सांसद बनने का मौका मिला है, उसको लेकर भी तमाम लोग कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि भाई आंदोलन उन्होंने इस तरह इसीलिए किया ताकि वो सांसद बन सके, राजनीति में आने का उनका मकसद है। ये तमाम आरोप आज़ाद के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज़ाद का अगर कुछ दिनों पहले आपने बयान सुना हो, उन्होंने कहा कि मुझे इस पद पर बैठे रहने का कोई शौक नहीं है, अगर मेरी सांसदी जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाते लगाते डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या पिछड़े वर्गों की पार्टियों को भी घेरने में लग चुकी है? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी अब राजनीति में आना चाहती हैं? क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाना क्या कोई मंशा को दर्शाता है? एक तरफ दलित की बेटी अपने आप को बताती है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पर शोषण के आरोप लगाती हैं और तीसरी तरफ कहती हैं कि हमारे समाज के लोग किसी को भी मसीहा मान लेते हैं और हमारे लिए कोई भी पार्टी नहीं है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद, क्या मायावती, क्या अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, संजय निषाद जैसी तमाम पार्टियों को, तमाम चेहरों को डॉक्टर रोहिणी घावरी चैलेंज कर रही हैं? ऐसा हम नहीं बल्कि उनका एक नया पोस्ट इस बात को बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं? पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, स्क्रीन पर डॉक्टर रोहिणी घावरी का ये पोस्ट है। बीते दिनों ये पोस्ट किया गया था। सिर्फ पोस्ट नहीं है, डॉक्टर रोहिणी घावरी खुद एक सम्मेलन में है और वहां पर लोगों के बीच में वाल्मीकि समाज को लेकर एक भाषण दे रही है। इस भाषण को हमने बीते दिनों सुनाया भी था कि क्या कुछ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा, लेकिन क्या कुछ लिखा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, वो लिखती हैं कि सालों से खूब मूर्ख बनाया मेरे वाल्मीकि समाज को, लेकिन अब नहीं, घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे। जो हमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं देगा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना है और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज भी अपने देश में क्या होता है, वाल्मीकि समाज पूरे पिछड़े वर्ग की बात करें तो इनको वोट के जरिए इनके नाम को दोहराया जाता है, इनके बारे में फिक्र अदा की जाती है, इनके लिए चिंता व्यक्त की जाती है, इनके साथ बैठकर खाना खाया जाता है, इनको ओढ़नी उड़ाई जाती है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि इन्हें किसी पद पर बैठाया जाएगा, इन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सांसद, मंत्री कुछ बनाया जाएगा, तो ये चेहरे कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साबित भी किया है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साबित भी किया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये छोटे दल के नेता उभर कर बड़े चेहरे भी बने हैं। लेकिन आज डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना कि किसी को मसीहा नहीं समझना चाहिए, ये मूर्खता है जो हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें इस्तेमाल करने के बाद एक तरफ छोड़ देते हैं। तो क्या राजनीति में आने की तैयारी मानी जा रही है? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव क्या एक तरह से चंद्रशेखर को हराने की कोशिश है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं उनके नए पोस्ट के जरिए। अब डॉक्टर रोहिणी घावरी एक तरफ तो कहती हैं कि वो एक यात्रा पर निकल चुकी हैं, एक तरफ कहती हैं कि इंसाफ पाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत पहुंचा दी है, प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा दी है। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द करने की बात करती है, लेकिन अब तक पूरा मामला कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा है, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक लिहाज से देखा जा सकता है? क्योंकि उनका ये कहना कि हमारा मकसद कलम उठाना है और कलम के जरिए ही हम अपनी आजादी तय कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहती हैं कि हमारा कोई भी मसीहा नहीं है, हम आंखें बंद करके किसी को भी मसीहा मान लेते हैं। तो क्या जो उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़े वर्गों की पार्टियां हैं, क्या उन पर निशाना है?
देखिए अगर मसीहा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है तो ज़ाहिर बात है कि ये इस वक्त में तो आज़ाद के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि आप देखते हैं आज़ाद जो है जहाँ भी दलित और कह सकते हैं पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, वहाँ पर आज़ाद उनके साथ अगर कुछ ऐसा बुरा होता है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ नज़र आता है तो वो आज़ाद नज़र आते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि दलित समुदाय में खासकर आज़ाद को एक मसीहा के तौर पर पेश किया जा रहा है, या उनकी छवि जो है एक मसीहा की तरह बन गई है। इसी बात को लेकर रोहिणी घाबरी कहती हैं कि हमारे लोग बहुत जल्दी किसी को भी अपना मसीहा मान लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि नाज़रीन, अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो आज़ाद ने जिस तेज़ी के साथ में सफलता को अर्जित किया है, 4-5 साल की संघर्ष के बाद जिस तरह उनको सांसद बनने का मौका मिला है, उसको लेकर भी तमाम लोग कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि भाई आंदोलन उन्होंने इस तरह इसीलिए किया ताकि वो सांसद बन सके, राजनीति में आने का उनका मकसद है। ये तमाम आरोप आज़ाद के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज़ाद का अगर कुछ दिनों पहले आपने बयान सुना हो, उन्होंने कहा कि मुझे इस पद पर बैठे रहने का कोई शौक नहीं है, अगर मेरी सांसदी जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा। और जो बात वो कह रहे हैं कि भाई रोहिणी घाबरी कितने आरोप मुझ पर लगा रही है, लेकिन मैं जो कुछ कहूंगा वो मैं कोर्ट में कहता हुआ नजर आऊंगा, मैं एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं कहूंगा। और देखिए काफी हद तक ये बात बाजी भी नजर आती है कि अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आप जो है अपराधी साबित नहीं हो जाते, बल्कि उस आरोप को साबित करने के लिए आपको बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ता है, तमाम दलीलें, तमाम सबूत पेश करने पड़ते हैं। अगर आपने जो बात कही है उसके मुतालिक आपके पास सबूत है तो जाहिर बात है कि फिर दूसरा जो पक्ष है वो आरोपी साबित हो जाता है, अपराधी साबित हो जाता है, फिर उसको सजा मिलती है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि भाई आज़ाद को कोर्ट में जाने से पहले ही आप अपराधी साबित कर दो, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहिणी घाबरी किसी मंशा के तहत ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही है, क्या मायावती की तरफ भी लोगों का इशारा है कि क्या उनके कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो लगातार अब तो रोहिणी वो पूरे पिछड़े वर्गों को घेरती हुई नजर आ रही है, उन पार्टियों को घेरती हुई नजर आ रही है जो उनके बारे में सोच रही है। रोहिणी घाबरी तो यहाँ तक कहती हैं कि आज़ाद की जो साठगांठ है वो बीजेपी के साथ में भी है, वो उनसे गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकातें करते हैं और तमाम तरह के आरोप वो लगाते हुए नजर आती है। लेकिन अगर नाज़रीन हम देखें तो आज़ाद की पूरी राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ नजर आती है। 2014 के बाद पीएम मोदी कह सकते हैं कि मोदी जी पीएम बनते हैं और बीजेपी की सत्ता शुरू होती है, और उसके बाद आज़ाद उभर कर सामने आते हैं। तो जो भी कह सकते हैं राजनीति रही आज़ाद की वो बीजेपी के खिलाफ रही है। आपने देखा कि हर आंदोलन में कहीं ना कहीं वो बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़े हैं, चाहे हमने देखा कि हापुड़ वाला मामला हो, चाहे अभी प्रयागराज वाला मामला हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ ही वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगाते हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि भाई बीजेपी के साथ साठगांठ है, बीजेपी के साथ में उनकी कोई बॉन्डिंग है या कोई उनके इशारे पर वो ये सब काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रोहिणी घाबरी जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या वाकई में उसमें कोई जमीन है, कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपने लिए एक माहौल बनाना चाहती हैं। और कई जो जानकार लोग हैं वो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि हो सकता है कि वो राजनीति में आने के लिए अपने लिए अभी से एक मुकाम तलाश करना चाहती हूँ, अभी से अपने आप को लोकप्रिय बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज़ाद के खिलाफ इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि अगर ये आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो आज़ाद की ना सिर्फ सांसदी जाएगी बल्कि कहीं ना कहीं उनके चरित्र को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसको सबूत भी पेश करने चाहिए। बिल्कुल, जो ये कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं बल्कि बेटी के सम्मान को भी बचाओ, लेकिन अपने सम्मान की लड़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही सहारा लिया जाता है। ना अब तक भारत लौटी हैं और ना ही भारत में मौजूद उनका परिवार से कोई भी एक चेहरा निकलकर सामने आया है जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोले। लेकिन अब देखना होगा कि जिस पूरे मुद्दे को लेकर डॉक्टर रोहिणी घाबरी लगातार बयान पर बयान वीडियो जारी कर रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन अब तक कोर्ट के तहत कोई भी प्रक्रिया नहीं देखी गई है। तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने आने वाला है, या फिर चंद्रशेखर आजाद का वो चैलेंज जिसमें वो कहते हैं कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा चाहे सांसदी चली जाए, तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने भी कमर कस ली है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।